नमस्कार किसान भाइयों, खेती पर आधारित हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि से जुड़े विषयों की बहुत ही बारीकी से जानकारियां उपलब्ध कराते हैं और ऐसी छोटी छोटी बातों से आपको जानकारी देते हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कटाई उपरांत गहाई एवं भंडारण तकनीक पर। जी हाँ, किस तरह से कटाई के उपरांत गहाई की जाए और भंडारण तकनीक किस तरह से की जाए, क्या उसके लाभ आपको मिलते हैं, कैसे किया जाए, भंडारण जो पात्र आते हैं उनका चयन। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सविता कुमारी जी, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जी नमस्कार। सविता जी, सबसे पहले हम आपसे यही समझेंगे, हमारे किसान भाइयों को आप यही बताइए कि कटाई उपरांत गहाई है क्या? जो कटाई उपरांत गहाई एवं भंडारण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारे देश की आधी से अधिक आबादी कृषि पे आधारित है। और जब हम कटाई और गहाई करके भंडारण तक जाते हैं, तब हमारी जो लॉसेस हैं, जिसमें यदि हम बात करते हैं कि जो हमारी जब थ्रेसिंग फ्लोर पे लॉस हो रहा है, 1% तक लॉस हमारा वहाँ पे हमारे ग्रेन्स का होता है। उसके साथ साथ जो चूहे हैं, पक्षी हैं, उनके द्वारा भी हमारा जो ग्रेन है उसका लॉस होता है। तो इस प्रकार से यदि हम पक्षियों के द्वारा, चूहों के द्वारा थ्रेसिंग के समय पे विभिन्न प्रकार की जो हम प्रोसीजर भंडार तक ले जाने में करते हैं, तो हमें कम से कम 25 से 30% तक का हमारा जो अनाज है उसका हमें लॉस होता है। यदि हम गहाई उपरांत भंडारण की उत्तम तकनीकी को, वैज्ञानिक तकनीकी से उसको यदि हम करते हैं, तो हम इस लॉस से बच सकते हैं। क्योंकि यदि हम सिर्फ दलहन की ही बात करें अपने भारत देश में, तो दलहन में 0.21 लाख टन तक दलहनों का नुकसान होता है। यदि हम इसको पैसे में आंकें तो हमें 315 करोड़ रुपए का घाटा आता है। यदि हम सुरक्षित भंडारण और गहाई से लेकर भंडारण तक जो जाते हैं, जो यदि हम उस लॉसेस को बचा सकते हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा जो हमारी जो लॉसेस हैं उनको सेव कर सकते हैं। जी सविता जी, हम आपसे ये भी समझेंगे कि पकने की स्थिति को कैसे हम जांच सकते हैं, कैसे परख सकते हैं? जी बिल्कुल। अभी जैसे यदि हम अभी आज के समय पे ही बात करें, हमारे किसानों के खेत में सोयाबीन खड़ा हुआ है, क्योंकि हम 25 से 30% तक की जो नमी है, मेनली 20 से 25% तक की नमी पे हमारे किसान भाई कटाई करते हैं। और यदि हम सोयाबीन फसल की ही बात करें, तो क्योंकि जब फलियां सूख जाती हैं, दिन का तापमान ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, और हमारा जो बीज है उसमें नमी कम होने पे जब रात को ओस की बूंदें आती हैं, तो जो फली पे मॉइस्चर रहता है उसको हमारा जो बीज है उसको सोख लेता है। फिर दिन में धूप तेज़ होती है, फिर वो उसको धूप में संपर्क में आने से सूख जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम डिले करेंगे कटाई को, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे बीज की गुणवत्ता है, जो हमारे अनाज की गुणवत्ता है, कहीं ना कहीं उसमें कमी आने लगती है। तो इसीलिए हमें उचित जो भी हमारा समय है, कटाई को बहुत ही जब समय पे कर लेना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए। जी, हम आपसे ये भी समझेंगे कि गहाई करते वक्त क्या क्या सावधानियों को रखना चाहिए, वो भी आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी बिल्कुल। गहाई करते समय सबसे मेन जो हमारी मशीनरी है, जो हमारा थ्रेसर है, उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। उसमें किसी प्रकार के कीट या किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। जो हमारा थ्रेसिंग फ्लोर है, क्योंकि हम वहाँ पे भी बहुत सारे लॉसेस करते हैं, यदि हमने थ्रेसिंग फ्लोर को बहुत साफ़ सुथरा नहीं किया है, यदि कच्चा है तो उसको लीप लें, या फिर काली एक प्लास्टिक की पॉलीथीन बिछा लें, तो जिससे जो हमारे खेत की जो मिट्टी है, जो हमारे अनाज में मिश्रित हो रही है, उससे भी हम उसको बचा सकते हैं। और उसको हम यदि वहाँ पे यदि ज़्यादा दिन डाल के रखेंगे, तो जो पक्षी हैं, पक्षी भी उसको खा के लॉस करेंगे, चूहे भी खा के लॉस करेंगे। और जो हम जिस वाहन से अपने भंडार तक अपना उत्पाद या अनाज को लेके जा रहे हैं, जिस वाहन से भी लेके जा रहे हैं, उसकी हमें बहुत पूरी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर लेना चाहिए। उसमें किसी प्रकार के कीट या घुन या किसी भी प्रकार की फंगस नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे अनाज को या हमारे बीज को प्रभावित करे। तो उनको बहुत साफ़ सुथरा करके ही हम जो हमारा थ्रेसिंग फ्लोर है वहाँ से भंडारण तक लेके जाएंगे, तो हम काफ़ी नुकसान से बच सकते हैं। सविता जी, वो छोटे छोटे उपाय भी आप बता दीजिए कि कैसे थ्रेसिंग फ्लोर को साफ कर सकते हैं, मशीन को किस तरह से साफ रख सकते हैं। जी बिल्कुल।
थ्रेसिंग फ्लोर के लिए तो आप जो अगर ज़मीन कच्ची है तो उसको गोबर से लीप सकते हैं। हमारी गांव में महिलाएं लीपती हैं, हमारे किसान ये चीज़ें करते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्लास्टिक की सीट भी बिछा सकते हैं। और जो भी हमारा थ्रेसर है उसको यदि हम चाहें तो 50 सीसी मिलाथियन से लेके या और भी कोई अगर हम दवाई है, सल्फास है, उसका प्रयोग करके उसको उसमें फ्यूमिगेशन करके उसको क्लीन कर सकते हैं, झाड़ पोंछ के क्लीन कर सकते हैं। जी, भंडारण हेतु सुखाने के लिए उचित तापमान क्या होना चाहिए? जी, भंडारण के लिए यदि हमारा जब हम फसल काटते हैं, यदि हमारे बीज में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, यदि वो 18 से 20% तक है तो हमें 30 डिग्री से ऊपर तापमान पे अपने अनाज को नहीं सुखाना चाहिए। यदि हमारे बीज में नमी 10 से 18% तक है तो हम 40% तक जो तापमान में जा सकते हैं। यदि हमारे अनाज में 10% तक नमी है तो भी हम 40% तक तापमान में सुखा सकते हैं। यदि हम उसके ऊपर ज़्यादा तापमान में जाते हैं तो उसकी जो बीज है, जो अनाज है, उसकी गुणवत्ता में कमी आती है। और भंडारण हेतु दानों में नमी का स्तर भी आप बता दीजिए। हाँ, भंडारण हेतु जो हमारे दाने हैं उनमें 9 से 10% तक ही नमी होना चाहिए। और हमारे किसान भाई इसको बहुत आसानी से जांच सकते हैं कि यदि वो कोई भी जो भी अनाज को भंडारित करने जा रहे हैं उसके दाने को दांत के नीचे रखेंगे और कट से आवाज़ आती है तो हमारी जो फसल है वो भंडारण के लिए सुरक्षित है। उसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो आर्द्रता है, जो वातावरण में ह्यूमिडिटी है, वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि हम ज़्यादा नमी में भंडारण करेंगे तो हमारे जो अनाज हैं उनमें फफूंदी की समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। साथ ही यदि पछुआ हवा चल रही है तो ये भंडारण के लिए उत्तम है। यदि पूर्वाई हवा चल रही है तो जो भंडारण है उसको पूर्वाई हवा में हमारे किसान भाई ना करें तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। और अनाज के खराब होने के क्या कारण आप मानते हैं? अनाज के खराब होने के जो मुख्य कारण है, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि जो अनाज है उसे खुला फर्श पे डाल देते हैं। उसका जो स्टोरेज है वो प्रॉपर नहीं करते, जो खुला डाल देते हैं तो जो फर्श में ज़मीन से जो भाप बनती है तो वो नमी हमारी जो अनाज है वो सोख लेते हैं, जिससे फफूंदी की समस्या आती है। दूसरी चीज़, यदि हम अनाज को सही भंडार गृह में करते हैं तो इसमें तापमान को हम मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल सही तापमान है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान नहीं होना चाहिए। यदि आप 5 डिग्री तापमान भंडार गृह में मेंटेन कर पाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है हमारे अनाज के भंडारण के लिए। और उसके साथ साथ जो हमारे भंडार गृह बने होते हैं तो भंडार गृह को बनाने में भी ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा भंडार गृह है वो ज़मीन से कम 1.5 फीट उठा हुआ होना चाहिए, जिससे जो नमी है उसकी समस्या ना आए, चूहे और जो भी कीड़े मकोड़े बहुत आसानी से हमारे भंडार गृह में ना जा पाएँ। उसके साथ साथ जो भंडार गृह है उसमें बहुत ज़्यादा दरवाजे और खिड़कियाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कीट हैं जो हमारे भंडार में, जो हमारे अनाजों में लगते हैं, जो विभिन्न प्रकार के घुन हैं, जैसे चावल का घुन है, दाल का घुन है, तो ये जो खिड़की दरवाजों की दराजों में छुपे रहते हैं, तो ज़्यादा खिड़की दरवाजे नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो हमारा भंडार गृह है वो बहुत एयर टाइट होना चाहिए और समय पे हो सके तो उसमें वेंटिलेशन भी किया जा सके, इस तरह से हमारा भंडार गृह होना चाहिए। उसके साथ साथ यदि हम जो भी भंडार हम लेके जा रहे हैं तो हमें भंडार गृह में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें प्रॉपर साफ़ सफाई करना चाहिए। उसमें अपना जो भी आप उत्पाद लेके जा रहे हैं उससे पहले कोई पुराना उत्पाद तो नहीं है, कोई सड़ा हुआ उसमें उत्पाद तो नहीं है जो कि कंटामिनेशन आप जो अनाज ले जा रहे हैं उसमें लगे, तो उसको हम मेलाथियन से उसमें 1:100 यानी 1 भाग मेलाथियन और 50 ईसी का 100 भाग पानी से उसमें हम उसमें छिड़काव करके फ्यूमिगेट उसको कर सकते हैं। और इसका ध्यान रख के सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जो बोरियां हैं उनको हमें वुडन पैलेट्स पे रखना चाहिए। और जो बोरी हैं, जो बैग हैं, जैसे प्रो बैग आता है, प्रो बैग बहुत ही अच्छी आज के टाइम पे तकनीक है, हमारे किसान बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं, उनको बहुत महंगा भी नहीं पड़ेगा।
प्रो बैग में यदि अनाज को भंडारित करके रखते हैं तो उसमें जो फंगस है या जो भी कीटों का जो इंसिडेंट है वो कम होगा। उसके साथ साथ जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो भंडारण के लिए भंडार गृह के अलावा हमारे जो छोटे किसान हैं घर में ही भंडार करना चाहते हैं तो प्लास्टिक के ड्रम, एयर टाइट ड्रम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टीन के जो ड्रम आते हैं एयर टाइट ड्रम, उनको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन जब उसमें हम भंडारण करें तो सुनिश्चित यह कर लें कि उसमें पहले से किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। उनको अच्छी प्रकार से धूप में सुखा लें, उनको अच्छे कीटनाशी से उपचारित कर लें, फिर उसमें अनाज को भरने का कार्य करें। और जब भी इन ड्रमों में अनाज भरें तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि वातावरण में अभी हमारी नमी का प्रतिशत क्या है उसको अवश्य देख लें। बिल्कुल बिल्कुल। सरिता जी, हम आपसे ये भी समझेंगे कि भंडारण पात्रों का जब चयन करते हैं तो उन किस तरह से चयन किया जाता है, क्योंकि घर में अगर करना है भंडारण तो आपने बता दिया कि छोटे आप पात्रों का चयन कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े रूप में करना है तो किस तरह से किया जाता है? जी बिल्कुल। एक तो हमें बड़े या छोटे रूप में जिस प्रकार से भी हम कर रहे हैं, प्रयास ये करें कि यदि हम बोरियों में भंडारण कर रहे हैं, बोरियों में अगर अनाज को भर रहे हैं तो बोरियां प्रयास करें, यदि कर सकते हैं तो नई बोरियों का ही चुनाव करें। यदि हम पुरानी बोरियां इस्तेमाल में ला रहे हैं तो उनको 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पानी में खौला लें और धूप में सुखा के फिर उनका प्रयोग करें, क्योंकि यदि हम उनको धूप में नहीं सुखाएंगे, उसको पानी के साथ नहीं खौलाएंगे तो उसमें जो पुराने जो इन्फेक्शन है उसके जो इन्फेक्शन के कारण हमारी जो आगामी जो अनाज है उसके खराब होने के चांस पूरे रहेंगे। और दूसरी चीज़, जो भंडार गृह में हम बड़े लेवल पे भंडारित करते हैं, जैसे मैंने बताया कि उसमें तापमान तो मेंटेन करना ही है, उसके साथ साथ जो भंडार गृह है उसके अंदर भी जो हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। प्लेटफॉर्म ज़मीन से करीब 1 से 1.5 फीट ऊंचा होना चाहिए। जो दीवार है उसके भी दीवार से 1 से 1.5 फुट डिस्टेंस पे होना चाहिए। फिर उसके ऊपर हमें भंडारण करना है। दीवार से हम 1 से 1.5 फुट की दूरी इसलिए हम बात करते हैं कि अगर दीवार से हमारा अनाज की बोरियां टच रहेंगी तो दीवार से जो नमी उत्पन्न होगी, जो उसमें भाप बन के हमारे जो दाने हैं उसके अंदर जो टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे हमारी जो दाने की गुणवत्ता है वो ख़राब होगी। उसके साथ साथ 1.5 फुट दीवार से दूर होने का हमारा एक ये फ़ायदा है कि हम अपने जो भंडार गृह हैं उसमें निगरानी कर सकते हैं, समय समय पे वहाँ मूवमेंट कर सकते हैं और हमें वहाँ फ्यूमिगेशन करने में भी बहुत आसानी रहती है। तो इस तरह से, और ज़मीन से भी ऊपर रहेगा तो वो भी हमारा जो नीचे ज़मीन से जो नमी हमारे अनाज को मिलेगी तो उससे भी हमारे जो अनाज है, लकड़ियों की पट्टियाँ भी उसमें रखे, लकड़ी के पैलेट्स उसको बोलते हैं, उसको भी रखना ही चाहिए और उसके ऊपर उसको भंडारित करना चाहिए। बिल्कुल मैम। तो भंडारण उपकरण क्या है इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे किसान भाइयों। यहाँ रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कटाई उपरांत गहाई एवं भंडारण तकनीक की। भंडारण तकनीक के आपको अवश्य लाभ होंगे, उसका पात्रों का चयन कैसे करना है वो भी आपने अभी समझा। अब हम सविता जी आपसे जानेंगे कि जो कीड़े की एक बहुत ज़्यादा समस्या होती है, इनसे किस तरह से बचा जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि कीड़े एक बहुत ही मुख्य समस्या है जिसमें हमारा चावल का घुन है, दालों का घुन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो इसको हम कैसे बचें? यदि हम हमारा जो अनाज की हम बात करें, यदि हम दलहन के बारे में बात करें, तो जैसे हमारी मूंग है, उड़द है, तो इसमें हमारे खेत से ही इन्फेक्शन हमारे भंडार गृह तक आ सकता है, क्योंकि जब हमारी फसल खेत में लगी होती है, जो हमारे दाने में 25 से 30% तक की नमी होती है, तो ये जो दाल का घुन है, ये इसकी जो मादा है वो क्या करती है कि उसके बीज के अंदर वो अंडे दे देती है, और जब 5-6 दिन बाद जो कि एक गिडार का रूप ले लेता है, इल्ली का रूप ले लेता है, और जो हमारे भंडार गृह तक पहुंच जाता है। क्योंकि जो मूंग और उड़द की हम बात करें, इसकी जो फलियां हैं वो थोड़ी चिकनी होती हैं, जबकि यह इन्फेस्टेशन चने में नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर थोड़े रोए होते हैं। तो हमें इस चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो फसल ऐसी सेंसिटिव हैं कि हमारे जो खेत में ही उसका इन्फेक्शन आने की संभावना है, तो उसमें यदि आप जैविक की तरफ जा रहे हैं, तो जैविक प्रकार से यदि आप अनाज को ज़्यादा जहरीला नहीं बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे निबोली है, अपने नीम की निबोली है, उसकी निबोलियाँ भर के एक पोटली बना के पानी में डिप कर दें 24 घंटे के लिए। फिर जो घोल तैयार होगा, जो निमोली है, उनको उसी में मसल लें और उसका स्प्रे हम अपने खेत में कर सकते हैं। या फिर कुछ जो भी इंसेक्टिसाइड, आपको हल्का इंसेक्टिसाइड आप ले सकते हैं, या मिलाथियन का घोल भी आप ले सकते हैं। एक अनुपात 1 किलो मिलाथियन पाउडर और 100 लीटर पानी में, उसका छिड़काव भी हम अपने खेत में कर सकते हैं, तो जिससे जो इन्फेक्शन हमारे खेत से आ रहा है हम उससे बच सकें। उसके बाद जब हम अपने भंडार गृह में या अपने जो प्लास्टिक के ड्रम में हमने रखा है, या प्रो बैग में रखा है, या अपना पंतनगर ड्रम बोलते हैं, पूसा ड्रम बोलते हैं, तो ये जो टीन का ड्रम है, SDE ड्रम है, तो ये जो ड्रम जो जिसमें हम स्टोरेज कर रहे हैं, उसमें भी हमें उसको पहले ट्रीट करना है। उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, जिससे कि क्योंकि ये चावल का जो घुन है ये बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, और सभी प्रकार के अनाजों में नुकसान पहुंचाता है, और इसकी जो मादा है वो एक बार में 10 लाख तक अंडे देती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारे अनाजों के भंडारण में। तो इससे बचाव के लिए हमें जो हमारे अनाज हैं उसको ट्रीट करें। यदि हम बीज के लिए कर रहे हैं तो थायरम प्लस कार्बोक्सिम का हम उसमें उपचार कर सकते हैं पोइजनस से 2.5 ग्राम लेके हम थायरम प्लस कार्बोक्सिम से उपचार करके जो हमारा बीज है उसको भंडार कर सकते हैं बीज के लिए। और यदि आप अनाज के लिए कर रहे हैं तो अनाज के लिए आप उसमें जैसे सल्फास का भी प्रयोग करते हैं। और यदि आप पॉइजनस पे नहीं जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते की लेयर आप बोरे में लगा सकते हैं या ड्रम में लगा सकते हैं। उसके साथ साथ चूना का पाउडर भी हम उसमें डाल सकते हैं, फिटकरी का प्रयोग हम कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा अनाज है वो दूषित भी ना हो और जो हमारे अनाज की गुणवत्ता है वह भी बनी रहे। अच्छा, बिल्कुल सविता जी, हम ये भी आपसे समझेंगे कि अगर बीज के लिए भंडारण हम कर रहे हैं तो उस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि हम बीज के लिए भंडारण कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हम गहाई कर रहे हैं हमें वहीं से ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि जो बीज है उसमें उसको प्रॉपर ग्रेडिंग कर लें, उसमें कोई कटे हुए बीज ना रहें, क्योंकि कटा हुआ बीज होगा तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़, उसमें जो हम थ्रेसिंग कर रहे हैं उसका जो RPM है मशीन का वो 350 से 400 RPM से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा RPM पे यदि हम करते हैं तो जो हमारा बीज है उसकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी आती है। और उसके साथ साथ जो भी हमारा जहाँ पे भी हमने भंडारित किया है उसको वहाँ पे चूहे से हमें उसका पूरा बचाव करना पड़ेगा। चाहे हम उसमें उसके लिए कोई गोलियां, जहरीली गोलियां, चूहे की जो दवाई है वो डाल के रखें, या अपना जो भी आपको लगता है कि हम एयर टाइट उसमें भंडारण कर सकते हैं जहाँ पे हमारे चूहे ना जा पाएँ तो बहुत अच्छा है। क्योंकि चूहे क्या करते हैं कि वो मिक्सिंग कर देते हैं, एक अनाज को दूसरे अनाज को एक में खाएंगे और दूसरे में ले आके उसको मिक्सिंग भी करते हैं, उसके साथ साथ उस पर मलमूत्र त्यागते हैं।
तो उसमें फफूंदी की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो हम यदि बीज के लिए कर रहे हैं, और जैसे मैंने अभी बताया कि थायरम प्लस कार्बोक्सिम का 2.5 ग्राम का अपने जो बीज है उस पर लेप अपने लगा दें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारा जो बीज है उसमें फफूंदी या कीट की समस्या कम उत्पन्न होगी। और तापमान का बहुत ही ज़्यादा ध्यान अपने को रखना होगा, क्योंकि सही तापमान पे ही जो हमारा बीज है उसकी गुणवत्ता को हम मेंटेन रख सकते हैं। और उसमें घुन से भी हमें बहुत प्रॉपर बचाना होगा, क्योंकि जो घुन है वो हमारे जो दालों का घुन है तो वो उसके एम्ब्रियो को खा लेता है, तो हमारा जो बीज है उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, इन बातों का आपको ध्यान रखना है जो हमारे एक्सपर्ट सविता जी ने बताया, और किस तरह से जैसे कि कटाई उपरांत गहाई की जा रही है और भंडारण तकनीक से आपको लाभ इससे होंगे, जो सुझाव हमारे एक्सपर्ट ने दिए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो किसान भाइयों, आज हमने ये सीखा कि कटाई एवं गहाई करते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना है और भंडारण तकनीक से कितने लाभ आपको होते हैं। तो किसान भाइयों, हमने कटाई उपरांत गहाई और भंडारण तकनीक को समझा, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको खेती से जुड़ी हर खबरों से भी रूबरू कराते हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आइए किसान भाइयों, देखते हैं खबरें खेती। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश में लंपी रोग नियंत्रण में पशुपालन के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान, लाभकारी सीड हब योजना, खाद की आपूर्ति जारी रहेगी और मसाला फसलों के लिए अनुदान। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सूचना प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि मध्य प्रदेश में लंपी स्किन रोग LSD पूरे कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि सरकार मवेशियों में होने वाले इस रोग से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। डॉक्टर एल मुरुगन भोपाल में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 11 जिले के मवेशी इस रोग से प्रभावित हैं, लेकिन टीकाकरण का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इस रोग से ग्रसित जानवरों को अलग रखने की व्यवस्था की गई है। इसके उपचार, प्रोटोकॉल व टीकाकरण के निर्देश भी जारी किए गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में महिलाओं का एक बड़ा योगदान है। इस क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की अहम भूमिका है। गांवों में अभी भी पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में महिलाओं की मुख्य भूमिका रहती है। श्री तोमर ग्रेटर नोएडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के विश्व डेयरी सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश है। पशुपालन व सहकारिता क्षेत्रों के बगैर कृषि का कार्य अधूरा है। इसे देखते हुए पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विशेष पैकेज की घोषणा की है। भारत में उन्नत बीजों के संरक्षण और उनके विकास के लिए केंद्र सरकार ने भारत के प्रमुख दलहन व तिलहन उत्पादन करने वाले राज्यों में सीड हब स्थापित किए हैं। इन केंद्रों की मदद से जहां एक तरफ इन राज्यों में किसानों को खेती के लिए उन्नत बीज उपलब्ध होते हैं, वहीं तेजी से बढ़ रहे दलहन व तिलहन के दाम भी काबू में रहते हैं। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को उच्च गुणवत्ता के बीज उत्पादन के लिए बीज स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट सहित अन्य फंड भी दिए जाते हैं। देश भर में ऐसे 100 केंद्र हैं जहां सीड हब योजना जारी है। इनमें से 10 कृषि विज्ञान केंद्र मध्य प्रदेश के भी हैं। पिछले दिनों प्रदेश के गोविंदनगर कृषि विज्ञान केंद्र में सीड हब योजना की समीक्षा करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने बताया कि बीजों का संरक्षण क्यों और कैसे जरूरी है। कार्यक्रम में गोविंदनगर कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि बीज उत्पादन और बीज बैंक हमारे देश की प्राचीन परंपरा है। देसी बीजों का संरक्षण और उसे बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों को आश्वस्त किया है कि किसानों को खाद की आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी रहेगी। श्री पटेल ने कहा कि किसानों की समस्याओं का निराकरण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ऋणी, अऋणी और डिफॉल्टर सभी किसानों को नगद राशि में सोसाइटियों के माध्यम से यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि जिन किसानों के बैंक खाते सहकारी बैंकों में नहीं हैं या जो किसान सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं, उन्हें नगद राशि से यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अलग अलग तरह की फसलों जैसे फल, फूल, औषधियों एवं मसाला की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य के चुने हुए 40 जिलों से विभिन्न प्रकार की मसाला फसलों की खेती पर अनुदान देने के लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा अभी राज्य में मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के तहत 11 प्रकार की मसाला फसलों को शामिल किया गया है। इन मसाला फसलों में धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, अजवाइन, सोया, कलौंजी, अजमोद, विलायती सौंफ एवं स्याह जीरा शामिल है। किसान अपने जिले के अनुसार लक्ष्य एवं अपनी इच्छा के अनुसार फसलों का चयन कर योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत एक किसान को अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुदान दिया जाता है, जिसमें विभाग द्वारा 1 हेक्टेयर के लिए फसल की लागत 30,000 रुपये निर्धारित की गई है, जिस पर लाभार्थी किसान को 1 हेक्टेयर क्षेत्र में मसाला फसल की खेती करने के लिए इकाई लागत का 40% अनुदान अधिकतम 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के इस प्रोग्राम में आपने समझा कटाई उपरांत गहाई कैसे की जाती है और भंडारण तकनीक क्या है, आपको भंडारण करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और कहें कि फसलों में कीड़े ना लगे उसके लिए आपको किन दवाइयों का इस्तेमाल करना है, वो भी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया और साथ ही आपने खबरें खेती की भी जाना, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।